Good morning, students. Welcome to the lecture number 4 from the chapter of electric charge and field. And the topic is the principle of superposition. In this session, we will be only taking up 3 questions which are based on the topic of principle of superposition. So, the first question I have already written on the board. Here, the question is, the 4 charges are placed at the corners of a square as shown below. ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है and I have denoted the 4 corners of a square by ABCD. At this corner the charge is 2 microcoulomb. यहाँ पर -5 microcoulomb का चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर 2 microcoulomb का चार्ज प्लेस किया गया है और D पर -5 microcoulomb का चार्ज प्लेस किया गया है. ये स्क्वायर है. सो इसका जो डायगोनल है ये वो यहाँ पर मीट हो रहा है O. ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का. ठीक है, यहाँ लिखा है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो यहाँ पर एक आपका चार्ज प्लेस किया गया है इसकी जो कि एक माइक्रोकूलम का है. तो अब हमको यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है कि इस चार्ज के ऊपर इन चार जो चार्जेस जो कि आपके कॉर्नर्स पे प्लेस्ड हैं उसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में भी लग रहा है वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे. सो अब यहाँ पे आप ये देखिए, बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, ये दो डायगोनल आपस में मीट कर रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पर कि ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी और सेकेंड थिंग आ जाएगा आपका ओ डी विल बी इक्वल टू ओ बी. ठीक है, ये तो आपको हो गई. दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, अब आते हैं, लेट अस डेजिग्नेट दी दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज वन माइक्रोकूलम एट द सेंटर. बी यहाँ पे क्या होगा, हम इसको डेजिग्नेट करते हैं लेट से एफ, दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज एट ओ. इसको वो लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू ए. ठीक है, चार्ज वन एट द सेंटर ड्यू टू charge at A. B F O A. Force on the charge at O due to the charge at A. ये हो गया. सिमिलरली तो ये अच्छा, अब इसकी हमें निकालनी है डायरेक्शन. ये दोनों जो चार्जेस हैं ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं. पॉजिटिव चार्जेस हैं मतलब दे आर लाइक चार्जेस. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो इसकी वजह से ये जो चार्ज है यहाँ पर जो एट द पॉइंट ए, इसकी वजह से जो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी उधर लगेगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. लेट अस से लाइक दिस. ठीक है, इसको हमने डिनोट किया है एफ ओ ए. तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा एफ ओ सी, दैट इज फोर्स ऑन द चार्ज एट ओ ड्यू टू सी. ये हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया. नाउ इन द सेम वे अब ये देखो, आप यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पर क्या है, दीज आर द अनलाइक चार्जेस है. तो देयर विल बी अ फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव मींस कि वो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर अंदर. तो ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन हो गया क्या होगा, वो अंदर की तरफ हो जाएगा. दैट इज this force will be attractive, that is the force on A due to D, due to the charge at D. Because it is attractive, so इसका डायरेक्शन ये हो गया. सिमिलरली अब ये जो है ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. तो फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा. ये हो गया आपका एफ ओ, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू डी. ये हो गया. ठीक है, सो
अब आप ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये भी मैंने लिख दिया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ना कूलम्स लॉ जो है उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे होता है 1/4πε0 Q²/r²। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ ओ सी की। एफ ओ सी क्या होगा? दिस विल बी 1/4πε0 Q² क्या हो जाएगा आपका? हो गया, एक हो गया आपका 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रोकूलम को हमने अभी कूलम्स में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को मैंने कर दिया कन्वर्ट, वो भी कूलम्स में कर दिया, -6 हो गया डिवाइडेड बाई r²। r² क्या है? दिस इज द डिस्टेंस विच इज सेपरेटिंग दीज टू चार्जेस विच इज इक्वल टू ओ ए। तो ये ओ ए को होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं, अभी इसमें आगे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये आपके मैग्नीट्यूड हो गए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द this electrostatic force on the charge which is placed at O due to A। अब इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का, फोर्स ऑन द चार्ज एट O ड्यू टू, द फोर्स ऑन द चार्ज एट O ड्यू टू A, वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। ओ ए है, तो इसकी वजह से जो आपका एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ होगा, तो ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया एफ ओ ए। ठीक है, नाउ एफ ओ सी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सॉरी, ये है आपका एफ ओ ए, यहाँ पे ओ ए है, तो एफ ओ सी क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है तो सेम चीज़ ही आएगी यहाँ पर। यहाँ पे जो Q², ये ऊपर जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेगा, 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एफ ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ सी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स दैट इज एफ ओ ए इज इक्वल टू दी एफ ओ सी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, एंड नाउ दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो द नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू एफ ओ ए एंड एफ ओ सी विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बट one is acting in this direction and the other one is acting in this direction, so they will cancel each other, and the net force because of the charge at A and C will be equal to 0। ये चीज़ हो गया कि इन दोनों ही चार्जेस की वजह से जो ये चार्ज है यहाँ पर प्लेस्ड है एट द पॉइंट O, it will be 0। सिमिलरली अब हम बात करते हैं एफ ओ बी की। ये भी, इसका भी वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि सेम नहीं होगा, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपका हो गया, अब हम क्या है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वी नेग्लेक्ट द माइनस साइन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे भी आपको मैंने बता दिया है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6, और दूसरा आपका हो गया Q की वैल्यू क्या है आपका, द चार्ज एट O इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ बी स्क्वायर। और इसी प्रकार से आपका एफ ओ डी हो जाएगा, ये भी आपका हो गया सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज की जो वैल्यू है जो एट द डी एंड सी, वो एट द डी एंड बी वो सेम है। तो 10 ये हो गया 5 × 10⁻⁻10, और ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ओ डी। नाउ ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो क्वांटिटी क्या है एफ ओ बी भी बराबर हो गई हमारी, इज इक्वल टू एफ ओ डी। द मैग्नीट्यूड इनका दोनों का बराबर है,
Now since they are acting in the opposite direction, FOD, the direction of FOD is this, and the direction of FOB is in the opposite direction. So both these forces are acting in the opposite direction. The magnitude is equal. So therefore, these two forces will means they will cancel each other, and as a result, the net effect on the charge at O will be 0. That is the net effect because of these two forces, FOD and OB, on the charge at O will be 0 because they are acting in the opposite direction and their magnitude is equal. तो फाइनली क्या हुआ, इन दोनों फोर्स, इन दोनों चार्जेस की वजह से, दैट इज चार्ज एट ए एंड सी, ये आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं. दैट इज द नेट फोर्स on the charge at O due to the charge which is placed at A and C is 0, and the net force due to the charge which is placed at B and D, that is also equal to 0. So the net force on the charge at O is equal to 0. So the net force on the charge at which is placed at the center of this square will be equal to 0 because the force due to this charge at A is getting neutralized by the force due to the charge which is placed at C. तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर है एंड बराबर हैं और इनका डायरेक्शन अपोजिट है. इसी प्रकार से, इसीलिए ये दोनों जो फोर्सेस दे विल कैंसिल ईच अदर, और इसी प्रकार से द फोर्स ड्यू टू द चार्ज डी on the charge at O and the force due to the charge B on the charge at O, they will also cancel each other because they are acting in the opposite direction. दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है. So that is the net force because of these two charges, that is placed at B and D, will also be 0. So the net force on the charge at O due to the charge placed at A, B, C and D will be equal to 0. ठीक है ना. नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O ड्यू टू द चार्ज एट A, B, C and D, ठीक है, ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट A, B and C, D will be equal to 0. ठीक है. So this is how this question will be solved. It was a very easy question. It was taken from the NCERT book, and now the next question is this one. The three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown below. ठीक है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ABC, और the find the force on the charge which is placed at the centroid of the triangle. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी लेंथ L है, और इन तीन वर्टिसेस पे जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड Q है. इनको डेजिग्नेट किया गया है Q1, Q2 एंड Q3 से. सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे निकालना है, आई हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q, ठीक है, ड्यू टू द चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट A, B एंड C. तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं पहले. ये आसान क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ. तो ये आपका हो गया Q इज इक्वल टू Q1, यहाँ पे Q1 है, नाउ ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, इसको हम मान लेते हैं O कर लेते हैं, और यहाँ पर जो एक चार्ज प्लेस्ड है वो है इट इज Q, कैपिटल Q. इसकी लेंथ L है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. सो अब हमें निकालना है. Now what is the centroid? Centroid is basically it is the intersection of the three medians.
जो हमने इस वर्टिसेस से डाली हैं ए बी एंड सी से, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन जो है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और अब हमारा काम है नाउ बिकॉज इट ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पे मैंने 3 मीडियंस डाली हुई हैं। सो दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट ओ एंड दिस एंगल विल बी दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द force on this charge due to the charge q1. I have to find the force on this charge due to the charge q2, and I have to find the force on this charge due to the charge q3, and then finally I have to find the resultant force which is acting on this charge along with its direction. तो हमें क्या करना है, पहले तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, OA OA है और आपको OB है और आपको OC है, ठीक है। इनकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। सेंट्रॉइड में क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द सी, ये जो पार्ट है ना आपका, दैट इज दिस OA, ये जो OA है, दिस विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द लेंथ AL, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो जाता है, दैट इज, अगर मैं इसको बात करूं DEF कर देता हूं, तो OF जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इज द मीडियन, it intersects at this centroid in the ratio of 2:3, sorry 1:2, such that OA upon OF is equal to 2 divided by 1। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका जो है वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। सो OA का ये होगा। अब हमको AL निकालना है, सो AL क्या होगा, ये 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा देंगे तो साइन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर, हमें AL निकालना है, डिवाइडेड बाई L। सो AL की वैल्यू आ गई हमारी, AL विल बी इक्वल टू L साइन 60, क्या हो जाएगा, L √3/2। सो AO क्या हो जाएगा, या AO हो जाएगा मेरा 2/3 इंटू √3/2 इंटू L, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, अब ये √3 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा, और ये नीचे 3 है, ये √3 हो जाएगा इंटू L। इसको मैंने क्या किया, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी √3, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, ये दिस विल बिकम 3, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन √3। नाउ बाय सिमेट्री OA विल बी इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू OC। ये तीनों की वैल्यू जो है मेरी L/√3 हो गई, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें फोर्सेस निकालना है, ये हमको पता चल गई। तो नाउ आई विल फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द forces due to the individual charge on Q. So let us designate that now ये charge positive है, ये भी positive है, so the force on this charge due to the charge at A will be acting in this direction because the electrostatic force is repulsive। तो ये आपका हम इसको designate कर देंगे, that is force on the charge at O due to A, ये इस डायरेक्शन में हो गया। इसी प्रकार से the force on the charge at B, ये बिकॉज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स इधर हो जाएगा, ये हो गया FOB, और ये आपका ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो द डायरेक्शन विल बी इन दिस, so this will be equal to FOC, ठीक है। तीनों का हमें डायरेक्शन मिल गया, ओके। नाउ अब हमें निकालना है, अब ये जो तीनों है आप ये ध्यान से देखें,
तीनों की वैल्यू क्यू है, ये चार्ज तीनों क्यू है, ये क्यू है, डिस्टेंस सेम है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज एफ ओ सी विल बी इक्वल टू एफ ओ बी एंड दिस इज इक्वल टू एफ ओ ए. I am talking about the magnitude. The magnitude of these three forces will be equal because OA is equal to OB is equal to OC. और तीनों वर्टिसेस में सेम चार्जेस हैं, इसलिए जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज द फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट A, B and C ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल, वो बराबर हो गए. खाली डायरेक्शन जो है, अब हमें डायरेक्शन जो है अभी जैसे ए की डायरेक्शन है, इट विल बी अलोंग दिस ओ एफ. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट बी विल बी अलोंग ओ ई एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट सी विल बी अलोंग ओ डी. ठीक है, ओ डी के अलाउंग होगी. तो अब हमें क्या करना है कि ये जो फोर्स है ना, फाइंड द resultant of F O C, ये जो फोर्स है, एंड F ये O E सॉरी O B, इन दोनों का जो है ना फोर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज ऑफ O C एंड O B, इट विल बी समवेयर, ये B से जाएगा. ठीक है, तो इधर का भी हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, इधर का तो हमें पता ही है. तो फाइनली हम जो है वी विल बी एबल टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस क्यू एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो रिजल्टेंट अभी हमें निकालना है एफ ओ सी एंड एफ ओ बी का. अब इसके पहले हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ सी एंड एफ ओ बी. तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं अभी. तो एफ ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1/4 पाई ओ सी. दिस विल बी इक्वल टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ द दिस, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, और क्यू है आपका क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/√3. तो ये हो जाएगा आपका L/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा L² और √3 विल बिकम 3 और ये ऊपर आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, 3 हो गया, L²/3 होगा, 3 को मैंने ऊपर ले लिया. ठीक है, सो ये हो गया, दिस इज द फोर्स. इसको लिख देता हूँ मैं अलोंग, along what, this will be along OC है ना, OC along OD. ठीक है, OD के along हो जाएगा. और सिमिलरली FO दिस OOB, FOB क्या है, उसकी भी वैल्यू सेम ही होगी बिकॉज द डिस्टेंस जो है ये सेम है, चार्ज की वैल्यू भी सेम है. तो ये हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ बाई L². ठीक है, अलोंग OC है ना, OC का हो गया मेरा अलोंग OD है, और OB का जो हो जाएगा अलोंग OE. ठीक है, तो ये हमें दो फोर्सेस की वैल्यू निकाल आई. अब हमको इसका निकालना है रिजल्टेंट. रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमें आपको ये दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आपको पता ही होगा. कि अगर कोई दो ऐसे वेक्टर्स हैं, फोर्स इज अ वेक्टर. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर. सो अगर ये दो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है बीच में से जो आर है, आपको पता ही होगा, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं. ये आपको मान लीजिए आपका कोई फोर्स से लेटर से P है, ये Q है, तो इसका जो रिजल्टेंट R है दैट इज इक्वल टू गिवन बाई इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू P² + Q² + 2PQ cos थीटा. थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल हो गया.
तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे. सो द रिजल्टेंट लेट अस से आर, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ these two forces, let us say this is equal to इसको हम R1 अगर डेजिग्नेट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस कॉस ये वाला एंगल, ये एंगल, दिस एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये 30 है, ये आपका 30 हो गया, ये आपका बिल्कुल ये दिस विल बी 30, दिस वन, ये भी आपका 30 हो गया, 60 हो गया, ये आपको हो गया 120, तो ये आपका एंगल हो गया 120. सो इसका हम करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ FOC जो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस FOB का होल स्क्वायर पर 2 टाइम्स FOC FOB cos 120, ठीक है, cos 120 हो गया, cos थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. अब मैं इसमें हम ये करते हैं कि इसको इन ऑर्डर टू मेक इट शॉर्ट, ये हम करते हैं 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर. इसका पूरा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर ही है दोनों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. तो ये कितने हो जाएंगे, दिस स्क्वायर प्लस तो ये आपका हो जाएगा ये इंटू 2, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो इंटू 2 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ये दोनों हैं तो दोनों का स्क्वायर ही समझ है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा. अब ना आता है cos 120. cos 120 कितना हो जाता है, विच इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30 विच विल इक्वल टू माइनस साइन 30, ठीक है. सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ दिस विल बी इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 होगा, बट यहाँ पे आ गया आपका -2 ऐसे करके. अब साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर, और ये आपको हो गया 2 टाइम्स माइनस ये आपका हो जाएगा 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल का होल स्क्वायर, ठीक है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ, ये आपका 2 टाइम्स है तो एक माइनस हो गया, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है. सो अभी मैं हाँ, तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, रिजल्टेंट ऑफ दिस
this O, the force this along this direction and in this direction, which we have designated as F, that is the OC and FOB. इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो ये है आपका जो होगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा 3/4 QQ डिवाइडेड बाई 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर, एंड दिस विल बी अलोंग विच डायरेक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन अलोंग OA. ठीक है, अलोंग OA. So this is the magnitude of the resultant of these two forces. That is the force on this charge at O due to C, and the force on this charge at O due to B. ये आ गया मेरा. अब एक फोर्स लग रही है इसकी वजह से भी, that is the charge which is placed at A, and because both the charges are positive, तो इस जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा that will be along OF, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है अब हमको निकालना है. अब इन दोनों हमें फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होगा. जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, ठीक है, उस तरफ जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा. अब हमें देखना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये जो 3/4 है, इसकी वैल्यू क्या है. दैट इज F, दैट इज फोर्स ऑन दिस चार्ज एट O ड्यू टू A. ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू, क्यू यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यू क्यू इंटू ये डिस्टेंस OA. और डिस्टेंस OA मेरी कितनी आई थी, विच वॉज इक्वल टू आई थिंक L/√3. सो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा आपका L/√3, तो ये हो गया L स्क्वायर, ये हो गया. ठीक है, दो दिस इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट O ड्यू टू दी चार्ज विच इज प्लेस्ड एट A. इसकी डायरेक्शन ये हो गई और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ गई 3QQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर. सो ठीक है, सो द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O इज इक्वल टू द वेक्टर सम. ये आप मान लीजिए ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका एक फोर्स हो गया और ये आपका एक रिजल्टेंट फोर्स है जिसको मैंने R से डिनोट किया है. And this is the resultant of, let us say, the charge which is placed at A, B and C. तो ये मैं यहाँ पे R and B and C लिख देता हूँ. Which is the net force on the charge at O will be equal to the vector sum of this resultant force which I have done as B plus C plus F O A. ठीक है, ये वेक्टर सम होगा. नाउ आप देखिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन जो इसकी है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स दैट इज OA, FOA जो है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू A, वो इस डायरेक्शन में है. एंड द रिजल्टेंट ऑफ द चार्ज दिस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट B and C, वो इसका डायरेक्शन जो हो रहा है अलोंग OA है, अपोजिट डायरेक्शन है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है. अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर हो गई है बिकॉज द डायरेक्शन जो है वो आपका डिफरेंट है, सो हम यहाँ ये लिख सकते हैं R वेक्टर BC माइनस हो जाएगा FOA, बिकॉज the force which is acting on this charge due to the charge which is placed at A and the resultant of charge at B and C are acting in the opposite direction. तो ये जो है इनका जो net force on the charge at Q will be equal to R this RBC minus FOA. अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही है,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दैट इज इक्वल टू 3q³ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, माइनस बाई सेम हो जाएगा 3q³ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट एल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट q विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपको, you have to apply the parallelogram law of vectors in order to find the resultant of the forces due to the charge at B and C on the charge which is placed at O. वो निकालने के बाद में आपने इसका भी फोर्स निकाल लिया. Now both these forces are in the opposite direction. फिर बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो नेट फोर्स है चार्ज क्यू के ऊपर वो हो गया आपका 0. ठीक है. अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द चार्ज. यहाँ एक फिगर बना हुआ है. यहाँ पर ये एक आपका आई थिंक इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर एक चार्ज है प्लेस्ड है -q, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है +q और ये आपका एक चार्ज यहाँ पे प्लेस है दूसरे एंड पे q यहाँ पर. और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है वो दी हुई है l, ये बराबर है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज. फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज. फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज. Each charge due to the other two charges. ये क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव है. इनकी लेंथ यहाँ पर L हो गई. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो अब आप ये देखिए कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू दीज टू चार्जेस. तो हम क्या करेंगे, ये आपका अट्रैक्टिव होगा, ये क्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव. सो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी. ठीक है. सो लेट अस डेजिग्नेट दिस फोर्स एज दैट इज फोर्स ऑन द चार्ज एट बी ड्यू टू ए. ये हो गया. इसकी वजह से these two are the positive charges. They are the same charges. These are the like charges. So like charges repel each other because of, so ये जो इनका repulsive force होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, that is the repulsive force because of the charge at C will be in this direction. Repulsive force on the charge due to C on B will be equal to, so we will designate as that is the force on the charge at B due to C. ठीक है, वो इस डायरेक्शन में हो गया. तो अब इन दोनों का ये फोर्स ये जो एफ बी है वो इसका ये डायरेक्शन है, इसका बी सी का जो है इधर आ गया. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं ऐसा निकलेगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा. सो हमें क्या है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. सो कैसे करते हैं इसकी वैल्यू, अभी सबसे पहले हम निकालते हैं एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी. एफ बी ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड सो नेगेटिव साइन को हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा डायरेक्टली क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एंड राइट इट डाउन एज along बी ए. ठीक है, along BA. अब दूसरा आएगा फोर्स BC, that is the force on the charge at B due to C. This will be equal to 1/4 pi
एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऑल दीज चार्जेस आर अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, तभी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अदरवाइज किसी दूसरे मीडियम में होंगे तो ये आपका एप्सिलॉन होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इफ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम then this will be equal to epsilon naught into the this is the this permittivity of the free space and this is the relative permittivity of that particular medium। अगर किसी दूसरे मीडियम में है अपार्ट फ्रॉम द वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये जो दिस रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती है। तो अगर किसी दूसरे मीडियम में है तो ये वाला फॉर्मूला फिर एप्लीकेबल होगा, because now we are considering that all these charges to be means they are in the free space, so that's why we are just writing epsilon not, because the relative permittivity of free space or vacuum is 1। so ये हो गया हमारा q square upon l square, ये भी सेम ही होगा, ये हो जाएगा along cb from c to b। तो रिजल्टेंट r क्या हो जाएगा, r will be equal to इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स this 2 into FBA into BC cos of this angle। ये कितना, ये 60 है तो ये कितना हो गया 120 हो जाएगा। now cos 120 क्या हो गया, जो भी आपने जस्ट पहले निकाला था, cos 120 इज इक्वल टू cos 120 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू माइनस साइन 30। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं आपको एक कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की एक मेरे पास में एक PDF फॉर्म में एक शीट है मेरे पास में, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अदरवाइज फिजिक्स में तो आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स सब कुछ फिर आपका मैथमेटिक्स ही हो जाता है। तो 70% तो यहाँ पे आपका फिजिक्स में मैथमेटिक्स ही है, प्लस 30% इज द कंसेप्चुअल फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है आपका, इसका हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर, इनका स्क्वायर होगा और दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2 प्लस, अब माइनस साइन 30 है, माइनस साइन 30 क्या हो गया, माइनस हाफ हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस 2 इंटू हाफ, दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों 2, फॉर्मूला है आपका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस कॉस 120, कॉस 120 इज माइनस साइन 30, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया, 2 इंटू 1/2, और अब इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है और ये आपका तो हमारा बचेगा अंडर रूट ऑफ q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 है ना, 2 इंटू है और ये आपका एक माइनस होना है। सो द रिजल्टेंट इज, तो यहाँ पर जो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r विल बी इक्वल टू, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। ये है आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी हो गई रिजल्टेंट की वैल्यू, क्या है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट l स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए कि इसकी भी वैल्यू कितनी सेम है, रिजल्टेंट की भी वैल्यू सेम है। सो अब हमें इसका अगर हमें, बिकॉज दी वैल्यूज, ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू FBA, FBC और रिजल्टेंट आप देखोगे तो तीनों की वैल्यू सेम है, therefore this resultant R will bisect
this angle, let us say this will bisect the which angle A B C, let us say मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं ऐसे कोई एक पॉइंट लिख देता हूँ, लेट्स से इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ D, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके. So the R, this resultant R will bisect the angle ABD, angle ABD. So, or it implies that direction of the resultant force on the charge at B, direction of the resultant force on the charge at B will be और you can say resultant force on the charge, इसको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, वो नीचे हम लिख देंगे. Resultant force on the charge at B will be directed outwards. Directed outward. It is directed outward at an angle of 60 degree. At an angle of 60 degree with the horizontal. ठीक है, horizontal क्या है? CB, और ठीक है, और you can say with the horizontal, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, चाहो तो आप लिख सकते हो CD और CB. ठीक है, so this angle will be equal to 60 degree. Why? Because the magnitude of the force BC and this FBA and the resultant are equal. Equal होने की वजह से क्या होगा कि this resultant will be bisecting this angle, and therefore this resultant will be directed. This is directed outward at an angle of 60 degree with this horizontal. ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया. तो ये हो गया, this is the force on the charge B due to the force which are due to the force this is the resultant force due to the charge which is placed at A and C. ये आपका रिजल्टेंट निकल गया. And now we will find the ठीक है, now we will find the force on this charge Q due to the charge which is placed at B and C. ये वाला आपको समझ में आ गया कि ये जो है इस B पे जो चार्ज है इसके ऊपर जो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज एट C एंड एट A इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस हॉरिजॉन्टल, और इसकी मैग्नीट्यूड भी आपको बताई, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ये हो गया. अब हम आते हैं इसके ऊपर. यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल फिर से बना देता हूँ. ये A है, ये B है और ये C है. ये माइनस Q हुआ, ये आपका Q है, ये भी आपका Q है, और ये L है, L है और ये L है. ठीक है, अब इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स है, बिकॉज ऑफ दिस द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट बी, वो इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड बी विल बी अट्रैक्टिव है, तो अंदर की तरफ हो गया. और इसकी वजह से भी ये भी आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अंदर की तरफ होगा. ये हो गया. अब इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, बिकॉज ये जो डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज की भी वैल्यू सेम है. तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, एज पर द वेक्टर लॉ, एज पर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इसके बिल्कुल बीच से निकलेगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है,
तो ये आपका 60 है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा फिर 30, और ये आपका ये वाला 30 हो जाएगा, और ये वाला भी 30 हो जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। द रिजल्टेंट विल बी, बिकॉज इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट भी इधर ही होगा, एंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ बोथ द फोर्सेस आर द सेम, ठीक है। Therefore, the resultant will be bisecting this angle and it will be in the downward direction as shown in this picture. तो अभी अगर इसकी वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। Let us say the force on this charge due to B, force on the charge at A due to B, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू दोनों की सेम है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट ए ड्यू टू सी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दोनों की सेम है। अब इनका जो आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वी विल बी यूजिंग दैट सेम, सो आर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं, दोनों की वैल्यू सेम, इंटू 2 प्लस 2 टाइम्स फिर दिस इंटू दिस, वो भी फिर से स्क्वायर हो गया, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 हो जाएगा ये, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स 2 एक ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में लिखो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द, तो द रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई फिर, आर विल बी इक्वल टू, ये इसका जो स्क्वायर है तो ये तो पूरा पूरा सेम हो जाएगा, √3 आ जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। सो दिस इज द resultant force which will be acting on this this charge which is placed at the point A due to the charge which are placed at B and C. अब ये तो इसकी रिजल्टेंट है, सो दिस रिजल्टेंट जो है इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी है, विच इज इक्वल टू √3 डॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। ये तो रिजल्टेंट है, एंड इसका जो डायरेक्शन है अगर मैं बात करूं, सो डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट फोर्स आर will be अगर मैं इसको एक वर्टिकल डाल देता हूँ यहाँ पर, एंड लेट अस से दिस इज द पॉइंट, लेट्स से ABCD कर देता हूँ मैं, सो द रिजल्टेंट फोर्स R विल बी डायरेक्टेड अलोंग AD, ठीक है। विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टेड डाउनवर्ड अलोंग AD, नीचे की तरफ आएगा, एंड this is the value of the resultant. So the magnitude of the resultant force on this charge, that is this negative charge, will be equal to √3 multiplied by q square divided by 4 pi epsilon naught L square, and it will be directed downwards along AD, ठीक है।
So this is how we calculate the resultant force on a particular charge due to the multiple charges which are placed in its vicinity. And we have here applied the principle of superposition, which we have already discussed in the previous lectures. And so this is all for today. And in the next that is in the next lecture number 5, we will be now discussing about the electrical field. And so thank you very much for joining this session. Have a nice day and bye.